दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। एसआईआर का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये 4 दिसंबर तक था, फिर 11 दिसंबर कर दिया गया। अब तारीख बढ़ा दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, वहां तारीख में इजाफा कर दिया गया है। यूपी वालों के लिए खुशखबरी की बात है कि उनकी तारीख में इजाफा करके इसे 26 तारीख तक यानी 26 दिसंबर लास्ट डेट कर दिया गया है। इसके अलावा और भी राज्य हैं जिनकी अलग अलग तारीख तय की गई है, उस पर भी जिक्र करेंगे कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो वोटर आईडी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, अब आपको कितने दिनों में वोटर आईडी मिल जाएगी, और इलेक्शन कमीशन का कौन सा वो ऐप है जिसके जरिए आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, उस बारे में भी आपको हम इसी एपिसोड में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किन लोगों ने एसआईआर के मामले में अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवा लिया है, उनका भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर का जिक्र करेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमारी पुरानी वीडियोस पर बहुत से सवाल पूछे हैं, कुछ के हमने रिप्लाई दिए हैं और कुछ को रिप्लाई देने का हमारे पास वक्त नहीं था, तो हम आज इस एपिसोड में उनके सवालों का जवाब देंगे। आप अपनी बारी का इंतज़ार करिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको हम सही और संतोषजनक जवाब दे सकें। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए बढ़ाई गई तारीखों की। उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, उनकी 26 दिसंबर तक तारीख में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें किन किन राज्यों में तारीख में इजाफा किया गया है, तो टोटल 6 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बढ़ा दी गई है, यानी 14 दिसंबर तक तमिलनाडु वाले कर सकते हैं। गुजरात वाले भी 14 दिसंबर तक उनके लिए लास्ट एसआईआर की डेट रखी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार वालों को 18 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरने की फिलहाल मोहलत मिल गई है। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये 26 दिसंबर तक अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों ने एसआईआर के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। खासकर हमारे जो दर्शक अपनी एक शिकायत लेकर के रहते हैं कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, उनके परिवार वालों का नाम मौजूद है, उन्होंने 2019 की, 2022 की या दूसरे चुनावों में उन्होंने भाग लिया, उस लिस्ट में विधानसभा की लिस्ट में नाम था, लोकसभा की लिस्ट में नाम था, लेकिन 2025 की लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है, या उनका नाम कट गया किसी वजह से, या उन्हें फॉर्म मिला ही नहीं क्योंकि उनका नाम कट चुका है, सो उन्हें फॉर्म मिलेगा कैसे। ये एसआईआर का फॉर्म ऐसा नहीं है कि सादा फॉर्म आ गया, आप अपना वोटर आईडी का नाम डालिए या अपना फोटो लगाइए और बस भर करके अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। जिसका जिसका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों को एसआईआर का फॉर्म नहीं मिला, वो बीएलओ के पास दौड़ धूप कर ज़्यादा परेशान ना हो। हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर आपको एसआईआर का फॉर्म नहीं मिला है तो पहले आप अपने वोटर आईडी का एपिक नंबर डालकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चेक कर लें कि आपका बीएलओ कौन है, और उस बीएलओ के पास जो फॉर्म पड़ा हुआ है एसआईआर का, उसका सीरियल नंबर कितना है। होता यह है कि 1000, 1200, 600, 700 ऐसे करके एक पूरे बंडल बीएलओ को थमा दिए गए हैं। अब वो उसमें से खोज नहीं पाता, या अपने सहूलियत के मुताबिक वो थोड़े थोड़े फॉर्म ग्रुप बना करके वो बांटते रहते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक वो पहुंच नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि सीधे अपने फॉर्म का सीरियल नंबर इंटरनेट से देखकर बीएलओ को कॉल करके बता सकते हैं। उसको वहां नंबर भी लिखा होगा। आप बीएलओ को बता दें कि मेरा ये फला फला सीरियल नंबर है, आपके पास आया हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कॉल करने से या नेट पे चेक करने से 2 फायदे हैं। होता यह है कि किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में आबादी अगर ज़्यादा होती है तो 2-2, 3-3, 4-4 बीएलओ होते हैं। अब आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं
3 लोगों का एसआईआर का फॉर्म किसी और बीएलओ के पास है और 2 लोगों का फॉर्म किसी और लोगों के पास है, या 3 लोगों का फॉर्म एक बीएलओ के पास है, एक परिवार के एक सदस्य का एसआईआर फॉर्म किसी दूसरे बीएलओ के पास, और तीसरे वाले के पास किसी लास्ट वाले या किसी और बीएलओ के पास होगा जिससे आपका कांटेक्ट नहीं रहा, आप ना उसे जानते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे बीएलओ के दूसरे मोहल्ले के जो बीएलओ होते हैं, दूसरे वार्ड, दूसरे कॉलोनी के जो बीएलओ होते हैं, उनके पास चला जाता है। तो आप क्या करेंगे? इसीलिए हमने कहा था कि नेट पर पहले अपना एपिक नंबर डालकर चेक कर लीजिए। अगर एपिक नंबर डालने के बाद आपका वहाँ कोई डिटेल शो नहीं करता, नॉट फाउंड लिखता है, तो आप तुरंत इस बात को समझ जाइए कि 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज नहीं है। किन्हीं कारणों की वजह से कट चुका है। और कट चुका है तो अब आप अगर चाहते हैं कि फ्रेश लिस्ट में आपका नाम आए, एसआईआर की लिस्ट में आपका नाम आए, आपका नाम ना कटे, तो इसके लिए आप फॉर्म 6 भरेंगे। याद रखिए, जो हम बातें कह रहे हैं आप नोट कर लीजिए। आप फॉर्म 6 भरकर एक फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे और नया आवेदन आप ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। एक फायदा और होगा, अगर आप नया फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, जिन लोगों का नाम कट गया, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, और जो लोग उम्र हो गई है और भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन लोगों के लिए भी, नए हों पुराने हों सबके, अगर नाम नहीं है, नाम कट गया है, नाम शामिल करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म 6 भरेंगे। फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें एसआईआर का ऑप्शन भी आ जाएगा। जो मैपिंग करना होता है फैमिली मेंबर्स के, कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था या आपके परिवार वालों का नाम था, तो उसमें डिटेल आप लिखिए, वहां आप वो डिटेल लिख दीजिएगा। आपका एसआईआर इसी नए आवेदन फॉर्म 6 में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब माथापच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि मैं अपने ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं, हमने उनको यही राय दी कि आपके नाम के साथ अक्सर दिक्कत होती है। अक्सर ये दिक्कत होती है कि वो अगर ऑफलाइन फॉर्म, मैनुअली फॉर्म भर के अगर बीएलओस को देते हैं, तो जो फीडिंग करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं या जो ऑनलाइन फीडिंग करते हैं उनके नाम की, वो उनके नाम की स्पेलिंग खराब कर देते हैं। आप इंग्लिश में ही फॉर्म भर के दीजिए, लेकिन फिर भी नाम खराब हो जाएगा। पता चला कि आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आपने लिखा, पूरा अपना नाम लिख दीजिए। मसलन अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने अरविंद कुमार सिंह लिख दिया, फॉर्म भर के जमा कर दिया। पता चलता है कि वहां अरविंद लिख करके आ जाता है। आपने लिखा था अरविंद कुमार सिंह, ना वहां अरविंद आया, ना वहां कुमार आया और ना वहां सिंह आया। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पूरे नाम से होती है, और नाम ही एक व्यक्ति की पहचान होती है, उसका अपना वजूद होता है। इलेक्शन कमीशन की ये मेहरबानी रही है कि वो खुद ही गारंटी नहीं ले सकता कि अगर किसी ने मैनुअली फॉर्म भर के दिया है तो उसका नाम सही कर दिया जाएगा। मसलन आप अरविंद कुमार सिंह लिख रहे हैं तो वहां अरविंद लिख दिया जाएगा। वो व को ब लिख देते हैं, ब को व लिख देते हैं। अरविंद्रा लिख दिया जाता है, ऐसे में भी दिक्कत होती है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और खासकर माइनॉरिटीज नेम या उर्दू फारसी जिनके नाम हैं, उनके लिए और भी तकलीफ होती है कि वो जो लिख के देते हैं वो बिल्कुल उल्टा आता है। जहाँ जेड लिखा जाना चाहिए वहाँ जे लिख दिया जाता है। जहाँ के नहीं लिखना है वहाँ क्यों लिखना है, वहाँ के लिख दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अमूमन आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको फेस टू फेस करना पड़ता है। बात करते हैं अगले मामले की। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें, खासकर जिन मतदाताओं के नाम कटे हुए हैं और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर मौका है। क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, आपके पास
पैन कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड हो, किसी न किसी डॉक्यूमेंट पर, पहचान वाले डॉक्यूमेंट पर आपका नाम सही लिखा होगा। अब आपको करना ये है कि उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आप रख लीजिएगा और आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। फॉर्म 6 भर के ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ये सबसे बेहतर है। मतलब कि आपको आवेदन करना हो तो ऑनलाइन ही करिएगा। मेरा कुल मकसद यही है बताने का। ऑनलाइन करने से यही फ़ायदा है कि वहाँ भी आपकी एसआईआर मैपिंग हो जाएगी और जैसा आप नाम लिखे रहेंगे, जो आप स्पेलिंग लिखे रहेंगे, वो ही आएगा। लोग बोलते हैं 1 बीघे में नाम, कोई 1 बीघा नाम नहीं होता। किसी के लिए उसका नाम छोटा हो सकता है, किसी का उसका नाम बड़ा हो सकता है। हम लोगों के नाम तो और भी बड़े होते हैं। तो मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन करेंगे, जैसा नाम है, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी वालिदा का नाम, जो है डिटेल आपका, पूरा का पूरा एड्रेस, ये सब आप लिखिए। पूरा नाम छप करके आएगा। और खुशखबरी की बात यह है कि जो लोग आवेदन करेंगे, मात्र 15 दिन में उनका नया वोटर आईडी बनकर आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का अनाउंस किया है कि अब सिर्फ आवेदन करने के 15 दिन के अंदर एपिक आईडी उनको मिल जाएगी। यानी वोटर आईडी उनके पास आ जाएगा, डाक से आ जाएगा। बहुत ही क्विक, फास्ट। दूसरी चीज़ ये, इलेक्शन कमीशन की ऐप है, वो काफ़ी उसका प्रचार भी कर रहा है, पहले से भी था और अब उसको काफ़ी ज़्यादा अपडेट करता जा रहा है। तो अब अपडेट जो किया गया है, उसका आप अच्छे से इस्तेमाल करें। या आपके फ़ोन में अगर पहले से ईसीआई नेट एप्लीकेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं ईसीआई। तो ईसीआई नेट अगर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपडेट कर लीजिए। नहीं है तो नया आप डाउनलोड कर लीजिए। एक नागरिक के तौर पर कुछ ऐप ऐसी हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर देती हैं, तमाम तरह की मुश्किलात का ख़त्म कर देती हैं। एक तो है पीजी पोर्टल, फिर है सीएम हेल्पलाइन और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन का, चूँकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्शन वाली ही आपसे बात करेंगे। तो ईसीआई नेट ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। आप अपनी स्क्रीन पर इस ऐप के बारे में जानकारी देख सकते हैं। इस ऐप को भी देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये आपके काम को आसान कर देगा मोबाइल में। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो आपके लिए ऐप एक बड़ी सुविधा है। यहाँ से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके काम को आसान कर देगा। मैं बहुत ही पुरसुकून होकर, बेहद आसान लफ्ज़ों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपके सामने ये पूरा घटना बयाँ कर रहा हूँ। मतलब मेरी कोई ट्रेन, मेरी कोई बस नहीं छूटने वाली। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरे बोले गए एक-एक शब्दों को अच्छे से समझ लें। ज़्यादा उर्दू नहीं बोल रहा हूँ और ज़्यादा हिंदी के कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं, कुछ लोगों ने विदेश में रहने की वजह से एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उसके लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क कर लीजिए। एसआईआर फॉर्म आया है, तो जो परिवार के सदस्य हों, बीएलओ को बता दें कि हमारे फैमिली मेंबर विदेश में रह रहे हैं। तो उनका नाम रहेगा, नाम कटेगा नहीं, बस उनका नाम एनआरआई की लिस्ट में शुमार कर दिया जाएगा। वो जब भी मतदान करने जाएंगे, भारत में आएंगे, मतदान करने जाएंगे अगर वो, तो अपना पासपोर्ट दिखा करके वोट कर लेंगे। उनके लिए फिर वो वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। रामपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई थी नूरजहां बेगम और उनके बेटों के खिलाफ, उस मामले में डीएम साहब ने थोड़ी सी राहत देने वाली बात कही है। यानी इलेक्शन कमीशन जो बड़े अधिकारी ज़िले के माने जाते हैं वो डीएम होते हैं। तो जो डीएम है, कलेक्टर हैं, उन्होंने इशारा दिया है कि अगर प्रत्यावेदन करती है, एप्लीकेशन करती है, तो हम उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को ख़त्म कर लेंगे। जो लोग नहीं जानते कि रामपुर का मामला क्या है, उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। रामपुर में नूरजहां बेगम हैं, उनके 2 बेटे कुवैत और दुबई में रहते हैं।
अब रहते हैं का मतलब ये नहीं कि वो भारतीय नागरिक नहीं है या उन्होंने विदेश में नागरिकता ले ली है, भारत की नागरिकता छोड़ दी है, वो काम करने गए हैं। सरकार की नज़र में ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई फ़र्द, आपका कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर या कोई भी शख्स जो भारत का मतदाता है, भारत का नागरिक है, भारत का पासपोर्ट धारक है और वो पढ़ाई-लिखाई, दवाई, दुकान, रोज़गार, मज़दूरी किसी भी वजह से अगर वो विदेश में रह रहा है, तो उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वो भारत से बाहर रह रहा है, वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो फॉर्म 6 भरेगा। एनआरआई वाले प्रावधान के तहत वो प्रवासी भारतीय के तहत वो अप्लाई करेगा। उसका प्रवासी भारतीयों की लिस्ट जो जारी होगी, वोटर लिस्ट, उसमें उसका नाम दर्ज रहेगा। सामान्य वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज नहीं रहेगा, आम नागरिकों वाली लिस्ट में। तो नूरजहां जो हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का एसआईआर फॉर्म भर दिया। उन्होंने अपने बेटों के विदेश में होने की जानकारी नहीं दी थी। अब देखिए 80 साल के बुजुर्ग हैं। कानून की पेचीदगियों में अगर आप उलझा करके किसी के साथ आप इस तरह का काम करेंगे तो इसे इंसाफ नहीं कहा जाता। एक आम आदमी को अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, नहीं जानता तो आप उसको बताइए। एक अच्छे प्रशासक की भूमिका यही होनी चाहिए, चाहे डीएम हो, एसपी हो, सरकारी कर्मचारी हो। फॉर्म अगर गलत भर गया, टाइम है, उसे वापस करिए। उसको समझाइए, उसे बताइए, उसे जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं है इस वजह से उन्होंने एनआरआई वाले कॉलम के तहत उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा। अगर उन्हें मालूम होता तो बीएलओ को बताती, भर देती। अब आप उठिए सीधे तलवार लेकर के किसी गर्दन काट दीजिए, ये तो कोई मसला हुआ नहीं। तो डीएम साहब जो रामपुर वाले हैं, एफआईआर दर्ज करवाया उन्होंने नूरजहां बेगम और उसके दोनों बेटों के खिलाफ, यानी 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल अब जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि अगर वो प्रत्यावेदन करते हैं तो केस हटाया जा सकता है। खैर, इस मामले में सियासत भी हुई है और बड़े सवाल भी खड़े किए गए हैं। दूसरी बात, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अब एक बात बताई जा रही है कि कानून के मुताबिक, मतलब इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है उसके मुताबिक जो लोग विदेश में रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो एनआरआई वाले लिस्ट में अपना नाम रखें अगर पहले से वोटर लिस्ट में है तो। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो एनआरआई वाला कॉलम चुन करके नए आवेदक, नए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वो एनआरआई की लिस्ट में उनका नाम रहेगा भारतीय मतदाता के तौर पर। तो ये मोटा मोटी मैंने बातें आपको बता दी। कुछ और मामले हैं, वो तो एनआरआई वाला हो गया। सहारनपुर में भी 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम है कि मुंबई में उनके रिश्तेदार रह रहे थे और उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया। इल्जाम लगाया जा रहा है कि फर्जी सिग्नेचर भी कर दिया। खैर, इल्जाम तो रामपुर मामले में भी लगाया गया था, लेकिन संजय सिंह ने उनके फॉर्म वगैरह देखे, मीडिया में आकर के उन्होंने बताया कि भाई फॉर्म में तो उसकी माँ ने अपना ही सिग्नेचर किया हुआ और बताया हुआ भी है कि सिग्नेचर करने वाली कौन है, दोनों बेटों की वालदा हैं। तो मीडिया में बहुत सी खबरें उछाली जाती हैं। हमें मालूम है कि किस तरीके से नाम, मजहब, धर्म और पहचान के आधार पर खबरों की हेडिंग बनाई जाती है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रहे हैं। आज अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नज़र आ भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी टीवी पत्रकारिता में नहीं रहे। टीवी पत्रकारिता में हम लोग का एक अच्छा खासा समय गुजरा है। तो जांच अगर होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और मुंबई एनआरआई नहीं होता। दिल्ली में कोई है, मुंबई में कोई है, कोई दूसरा राज्य में है, कोई गुजरात में है, तो परिवार के सदस्य फॉर्म भर सकते हैं। प्रावधान भी है, बता दें। सबसे बढ़िया तो यही है, अपने हाथ से ना भरें। कोई कम पढ़ा लिखा, उसे नहीं समझ में आ रहा, बीएलओ की जिम्मेदारी है, उसको ड्यूटी दी गई है कि वो घर घर जाएगा, फॉर्म लेगा और आपसे जानकारी के आधार पर सब चीज़ें भर करके अपने पास रख लेगा। जो आपके पास रियलिटी, आपके बच्चे विदेश में हैं, बता दीजिए। आपके नाते रिश्तेदार
दूसरे राज्य में है, दूसरे शहर में है, वो मौके पर नहीं है, तो उनका फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन बीएलओ को बता दीजिएगा, ताकि कोई टेक्निकल चीज़ें होगी, पेचीदगी होगी तो वो कर लेगा। अगर आप खुद उतने सक्षम हैं, तो भी आप फॉर्म भर लीजिएगा, अपना सिग्नेचर करिएगा, भले ही आप अपने भाई का भरें, भतीजे का भरें, आप अपने वालिद का भरें, मतलब जो परिवार का सदस्य मौके पर मौजूद है, वो फॉर्म भरेगा। किसी दूसरे का सिग्नेचर नहीं करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। जो फॉर्म भर रहा है, जो शख्स, वो अपना सिग्नेचर भर करेगा, क्योंकि वहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है कि नाते रिश्तेदार फॉर्म भर सकते हैं एसआईआर का और अपना सिग्नेचर वो कर दें। ऐसा नहीं है कि अरविंद बाहर रह रहा है, नरेश घर पर है और नरेश ने अरविंद की सिग्नेचर जहाँ होना है आवेदक का, वहाँ अपना सिग्नेचर ना करके अपने भाई का नाम लिख दिया या वहाँ पे उसका नाम से कोई फेक सिग्नेचर कर दिया, तो ये फर्जी माना जाएगा। आप अपना ही भरें। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे जो दर्शक, उनके सवाल और जवाब हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके सबसे पहले हम जवाब देते हैं कि उनके जो सवाल हैं वो क्या हैं। हमें उम्मीद है कि अमूमन इस तरह के सवाल सबके होंगे। तो मैंने अब तक जो बातें कही हैं, आप थोड़ा-सा उसको रिप्ले करके देख लीजिएगा कि हमने क्या बताया है। पुराने वीडियोज़ जो एसआईआर से रिलेटेड हैं, हम उसे इस वीडियो के अंत में टैग कर देंगे। वहाँ क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। मिलता जाएगा, कई-कई जगह पे मिलता जाएगा। तो आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएँगे। जिन लोगों ने हमसे ऑनलाइन सवाल पूछे थे, मतलब कि कमेंट में जाकर के सवाल पूछे थे, हम भरते रहे। फैज़ल अहमद ख़ान हमारे दर्शक हैं, इन्होंने लिखा है कि ना फॉर्म मिल रहा है, ना एपिक नंबर से सर्च करने पर नाम। 2003 की लिस्ट में नाम है। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई साहब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम तो है मेरा, लेकिन ना मुझे फॉर्म मिला, ना एपिक नंबर से सर्च करने पर मुझे अपने वोटर आईडी की कोई जानकारी मिली। तो भाई आपका नाम कट चुका है, साफ बात है। आप फॉर्म 6 भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका नाम जुड़ जाए। ऑनलाइन भर दीजिए, बढ़िया से भर दीजिए ऑनलाइन, और उसी में आपका एसआईआर भी हो जाएगा। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। और एक साहब हैं, वतन के वास्ते नाम का उन्होंने, उनका आईडी है, तो उन्होंने उस नाम से लिखा हुआ है। क्वेश्चन किया है कि एपिक नंबर ना पता हो तो क्या करें? भाई साहब, जिसके पास भी वोटर आईडी है, उसके पास एपिक नंबर है, मौजूद है, वोटर आईडी पे लिखा होता है। बीएलओ भी आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपका सवाल ये है कि 2003 की लिस्ट में नाम है और एपिक नंबर नहीं है, तो आपसे एपिक नंबर मांग कौन रहा है? एपिक नंबर ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर भाग संख्या आएगा, वहाँ पर विधानसभा संख्या आएगा, भाग संख्या आएगा, सीरियल नंबर आएगा आपके नाम का, भर दीजिए, हो गया, दैट्स ऑल। एपिक नंबर खोजना ज़रूरी नहीं है। अगर 2003 की लिस्ट में आपके परिजनों का नाम है या आपका खुद का नाम है, तो आप भर दीजिए एसआईआर फॉर्म। एक साहब हैं, इस्तकार, इन्होंने लिखा है कि अगर फार्म ही नहीं आया हो तो क्या करें? तो भाई अपने वोटर आईडी का डिटेल इलेक्शन कमीशन की वोटर आईडी, वोटर जो वेबसाइट है, उस पर सर्च करें। देखें कि जो है आपका बीएलओ वहाँ क्या शो कर रहा है। वहाँ नंबर भी बीएलओ का मोबाइल नंबर भी दिया होगा, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए। फॉर्म का सीरियल नंबर बता दीजिए कि ये मेरा फॉर्म आपके पास आया हुआ है, उसका फॉर्म का सीरियल नंबर इतना है, निकाल के रखिए। मैं फला हूँ, मैं इस मोहल्ले से, मैं इस गांव से, या मैं बाहर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने किसी परिजन को भेजूंगा, वो आप उसे फॉर्म दे दीजिएगा या उससे फॉर्म भरवा के जमा ले लीजिएगा। बहुत आसान है। बीएलओ आजकल बड़ा कोऑपरेट भी कर रहा है, क्योंकि बहुत से बीएलओ पर कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर भी हुई है। तो खैर, एक साहब हैं, लिख रहे हैं कि मोहम्मद इसराइल इनका नाम है, लिख रहे हैं कि एसआईआर एपिक
काम नहीं कर रहा मगर 2025 के लिस्ट में नेम है, फिर भी फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया पहले सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। और लिख रहे हैं कि मेरठ डीएम ने घोषणा की है कि डेट समाप्त हो गया। खैर कोई डेट समाप्त नहीं हुआ, फर्जी खबरें भी आजकल उड़ती रहती हैं, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और देख लीजिए, एक साहब ने आज ही लिखा है, इनका नाम है अनामिका साहू। इन्होंने लिखा है कि मेरा वोटर आईडी एपिक नंबर नॉट फाउंड बता रहा है। तो अगर नॉट फाउंड बता रहा है तो फिर आप एक काम करिए कि इतना समझ लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, इसलिए आपको एसआईआर का फॉर्म भी नहीं मिलेगा। तो आप न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए, यानी एक नए मतदाता के तौर पर आप फिर से जुड़ सकते हैं वोटर लिस्ट में। आप ऑनलाइन फॉर्म 6 अप्लाई कर दीजिए, भर दीजिए उसको, आपका एसआईआर भी हो जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़ जाएगा। ज़्यादा सोचने के लिए माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे, 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग 10 तरह की राय देंगे। इसलिए किसी एक ही बातों पर भरोसा करें और सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आप अपना डिफेंड खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा आपका डिफेंड नहीं कर सकता। और जितना बेहतर खुद आप अपने आप को समझ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। और देखिए, एक साहब ने लिखा है, इनका नाम है बड़ा एडिट। इन्होंने लिखा है कि मुझे फॉर्म नहीं मिला, बीएलओ द्वारा फॉर्म लेने गया तो बोला कि फॉर्म बटना बंद हो चुका है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि फॉर्म बटना बंद कैसे हो गया, मेरा तो आया है। तो आप क्या करिए कि वही वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लीजिए, कॉल करिए उनको, बताइए कि मेरा फॉर्म सीरियल नंबर इतना है, आपके पास आया हुआ है। आपके पास अगर बीएलओ कहता है आपसे कि मेरा फॉर्म आपके पास आपका फॉर्म मेरे पास नहीं आया है या आने वाला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्लॉक में, तहसील में या एसडीएम ऑफिस में चले जाइएगा, वहाँ इलेक्शन ऑफिसर बैठे होते हैं, वहाँ बता करके आप अपना डिटेल बताइएगा, वो आपका फॉर्म डाउनलोड करके आपको दे देंगे। मतलब वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है, उसे आप खुद से नहीं कर सकते, इसलिए आप वहाँ जाके बता दीजिएगा, आपको फॉर्म मिल जाएगा और बीएलओ साहब को दे दीजिएगा। एक साहब कह रहे हैं कि श्रीमान महोदय जी, वोटर लिस्ट में हमारे परिवार के सभी सदस्यों के नाम थे, एसआईआर फॉर्म भी निकले, लेकिन एक फॉर्म हमारा नहीं निकला। तो उसने उस लिस्ट में देख लिया, फॉर्म नहीं मिला और अभी तक फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, कृपया जानकारी दें। ये सवाल है प्रदीप कुमार गुप्ता जी का। प्रदीप जी, आप एपिक नंबर डाल करके वोटर आईडी जो सर्च पोर्टल है इलेक्शन कमीशन का, जो आधिकारिक वोटर सर्च पोर्टल है, आप उस पर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिए। वहाँ अगर आपका डिटेल नॉट फाउंड नहीं लिख रहा है, तब आपका डिटेल मौजूद होगा। वहाँ से आप इलेक्शन जो आपके बीएलओ होंगे उनका नंबर निकालिएगा, कॉल करिएगा, सीरियल नंबर उसमें दिखा रहा होगा ऑनलाइन, आप उसको बता दीजिएगा। हो सकता है आपका एसआईआर फॉर्म किसी दूसरे बीएलओ के पास चला गया हो, इसलिए आप ये काम कर लीजिए। और भी कुछ सवाल हम ले लें, ये चूंकि आज के सवाल थे। और एक साहब लिख रहे हैं कि हमारा खाली बायोडाटा लेके नोट कर लिया है बीएलओ ने और रिसीविंग नहीं दे रहा है। बीएलओ बोल रहे हैं 4 दिसंबर के बाद लेना, तो अब बताएं क्या करूं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीएलओ जो है वो 4 दिसंबर के बाद आपको देगा। आप फॉर्म भर दिया और अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसकी वो 2 कॉपी में मिल रहा है। एक कॉपी बीएलओ को जमा देना है और दूसरी कॉपी पर बीएलओ अपना साइन, सिग्नेचर वगैरह सब जमा करके आपको दे देगा। ये दूसरी वाली कॉपी आपकी रिसीविंग हो गई और एक कॉपी उसके पास रहेगी। सबको, हर शख्स को 2 कॉपी मिला है। जो लोग भी मैनुअली भर रहे हैं, सबको 2 कॉपी मिला है। एक वो अपने पास रखेगा, एक आप अपने पास रखेंगे।
अगर वो एक ही फॉर्म दे रहा है तो आप उसकी ज़ेरॉक्स करा लीजिए। बढ़िया से स्कैन करा के 2-2 3-3 कॉपी अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए एक फॉर्म भरा, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गई या ओवर राइटिंग हो गई तो आप दूसरा फॉर्म यूज़ कर लेना। भर कर के आप दे दीजिए, दूसरा वाला रिसीविंग आपको दे देगा। अगर बदमाशी करते हैं, कहते हैं कि 4 दिसंबर के बाद मिलेगा या अभी नहीं बटेगा या रिसीविंग नहीं मिलेगा, तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। जो ईआरओ होते हैं, वो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो ज़िले के अधिकारी चूँकि सबसे बड़े होते हैं, आप उनके यहाँ कॉल करके इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप गाँव-गिराँव के हैं तो अपने ग्राम प्रधान से कहिए, वो भी औपचारिक तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं वो लोग भी। खैर, कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत है, कुछ दर्शक ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने एसआईआर का फॉर्म भर दिया, जमा भी कर दिया, लेकिन नेट पर डालने पर जब हम उसको सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ दिखा नहीं रहा। वहाँ सबमिशन नहीं दिखा रहा है। यानी हमने आवेदन कर दिया, बीएलओ को दे दिया और बीएलओ ने अभी उसे ऑनलाइन फीडिंग नहीं की है। तो भाई देखिए, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी और जब ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, आपके पास रिसीविंग है, सबूत है। वो बीएलओ के ज़िम्मा है, इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मा है कि वो कैसे करेगा। अभी जो डेट वगैरह बढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ़ आप ही के लिए नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन खुद के लिए भी ले रहा है क्योंकि उसको उतने दिन के अंदर में सारे ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं, उनको ऑनलाइन अपग्रेड करना है, ऑनलाइन डेटा फीडिंग करनी है। इसलिए ये उनके लिए भी मुफ़ीद है। तो आप एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर एसआईआर का फॉर्म भर के आराम की नींद लीजिए, चैन की बंसी बजाइए, बाकी का काम इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए। नाम नहीं आएगा या नहीं फीडिंग होती तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपके पास रिसीविंग मौजूद है, वो आपके आगे भी काम आएगा, वाक़ई बहुत काम आएगा। इसलिए मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, तो जिसको ज़रूरत होगी वो वीडियो देखें, आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएँगे। एक साहब लिखते हैं प्रदीप ठाकुर लिखते हैं कि बीएलओ घर में नहीं आते। भाई बीएलओज़ को काफ़ी ज़्यादा लोड का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, बीएलओ से आप संपर्क कर लें, ले लीजिए। ये समय ऐसा है कि हर शख्स अपने-अपने काम को लेकर परेशान है। अगर किसी वजह से बीएलओ नहीं आता तो देखिए हमेशा आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोऑपरेट कर लीजिए। बीएलओ आपके ही गाँव घर के होते हैं, नाते रिश्तेदार ही होते हैं, जान-पहचान वाले ही होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, आंगनबाड़ी वाले होते हैं, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिए। हर चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है और सहायता करें। बहुत से इलाकों में तो ये हुआ कि गाँव वाले मिल कर के बीएलओ की सहायता कर रहे हैं और खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। स्कूली बच्चे जो हैं, वो खुद बैठ कर के फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फीडिंग भी कर दे रहे हैं। तो एक सपोर्ट है ना, समर्थन। तो ये मदद लोगों को एक-दूसरे के करनी चाहिए। कोऑपरेट करिए, खुद का भी करिए और दूसरों का भी कर दीजिए। एक साहब हैं रेणु जैन सेठिया। तो रेणु मैम लिख रही हैं कि हेलो सर, हमारा फॉर्म नहीं भराया है। प्लस मेरी शादी से पहले अलग नाम और सरनेम था और अभी शादी के नाम और सरनेम चेंज हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत आसान है, आपको कोई नया आवेदन नहीं करना। आप अपना जो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म 8 होता है, फॉर्म 8। आप फॉर्म 8 भर करके बीएलओ को दे दीजिए। एपिक नंबर वगैरह सब उसमें डिटेल दे देंगे, तो आपका नाम भी अपडेट हो जाएगा, आपका एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा और ये आसानी से हो जाएगा। दे सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक लोग हैं, अगर नाम नहीं है लिस्ट में तो बीएलओ को कैसे कांटेक्ट करें? आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर लीजिएगा।
या अपने इलाके से पता कर लीजिएगा, बीएलओ होते हैं हर इलाके में। आप का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, बाकी जो बीएलओ होगा उसके पास जाएगा, आपको डिटेल भी पता चल जाएगा, रिसीविंग भी वहाँ ऑनलाइन मिल जाएगा। मेरा तो फॉर्म ही नहीं मिला, अब क्या करूँ? ये लिख रही हैं सविता रेवाल। प्लीज़ मैम, नहीं मिला तो आप इस वीडियो को देखा है आपने, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, नहीं मिला तो नया आवेदन कर दीजिए। वोटर आईडी का एपिक नंबर से भी नहीं आ रहा तो क्या करें? वही करें जो मैंने आपको बताया था और कई वीडियोज़ में मैं एक ही बात को दोहराते आ रहा हूँ। एक साहब लिख रहे हैं, इनका नाम है सलीम सिद्दीकी। कहते हैं 2003 के लिस्ट में नाम है, 2025 में नहीं है, क्या करें? वही करें, फॉर्म 6 भर दीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा और आपका एसआईआर भी हो जाएगा उसी में। एपिक नंबर कैसे निकालें? भाई एपिक नंबर आपके वोटर आईडी का जो नंबर है, सीरियल नंबर, उसी को बोलते हैं एपिक नंबर। एपिक नंबर कोई आसमान से तोड़ा गया सितारा नहीं है। आप एपिक नंबर उसी को कहते हैं जो वोटर आईडी का नंबर होता है। वोटर आईडी के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, सीरियल नंबर, और वही सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर के बाद भी फॉर्म नहीं मिल रहा है, बीएलओ ही नहीं बता रहे हैं। भाई सीरियल नंबर के बाद भी फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करें, नज़दीकी ब्लॉक में जाएं, तहसील में जाएं, वहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं उनको बता दीजिए, वो आपको फॉर्म दे देंगे। हो सकता है बीएलओ के पास वो फॉर्म आया ही ना हो, प्रिंट होना भी बाकी हो। तो होता ये है कि धीरे-धीरे चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो फॉर्म प्रिंट कर के देते रहते हैं। तो ये भी तरीका है, पता कर लीजिएगा। नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन मार दीजिए। अगर आपका वोटर आईडी में जो नाम है सेम टू सेम है, आधार से मैच कर रहा है, आप ऑनलाइन कर दीजिए। मत खोजिए बीएलओ को, देश दुनिया में कहीं हो जी, ऑनलाइन कर दीजिए, सबसे बढ़िया। जिसका एसआईआर फॉर्म नहीं आया है तो वो क्या करें? मैंने आपको बता दिया है, बार-बार कितनी बार दोहराऊँ। फॉर्म भरने में कटिंग हो जाता है तो क्या करें दूसरा फॉर्म के लिए? भाई फॉर्म अगर मिल रहा है तो 2, 4, 5, 10 कॉपी आप करा के रख लें। व्हाइटनर आ रहा है, मैंने बीएलओस वगैरह से बातचीत की है, व्हाइटनर्स वगैरह उनको इस्तेमाल करते हुए देखा, तो वहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं व्हाइटनर के थ्रू आप। ₹20 का, ₹10 का, ₹15, ₹25 ऐसे ही व्हाइटनर आता है, पेन वाला व्हाइटनर आता है, वो आपके लिए थोड़ा-सा और आसान रहेगा। तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। नहीं तो फिर एक काम ये करिए कि आप कई कॉपी करा लीजिए। फॉर्म एक ही होता है, सेम टू सेम होता है दोनों का, तो आप 2-4 कॉपी करा लीजिए। पेंसिल से उसको भर लीजिए। पेंसिल से भरने पे ये है कि अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आप उसको मिटा करके रबर से आप कलम चला दीजिएगा उस पर। पहले पेंसिल से लिखिए, फिर कलम चला लीजिए और भर लीजिए, हो जाएगा फॉर्म आसानी से। तो बहुत तरीके हैं। फिर है एसआईआर भाई का नहीं चल पाया क्योंकि 2003 में उसके माँ-बाप थे नहीं और 1995 का नहीं निकल रहा एसआईआर। 2003 में उसके माँ-बाप नहीं थे, तो भाई कोई रिश्तेदार दादा-दादी होंगे, दादा-दादी होंगे, नाना-नानी होंगे, आपकी माँ होगी, माँ के माता-पिता से आप देख लीजिए, उनसे कर लीजिए। तरीके बहुत हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर ख़ानदान में किसी का तो होगा, भर दीजिए। बीएलओ तो सच में बहुत परेशान हो रहे हैं, भाई बात तो सही है। एक साहब लिख रहे हैं मोहम्मद मेहदी, ये लिख रहे हैं कि अगर किसी की पत्नी का फॉर्म जहाँ शादी हुए हैं वहाँ पे फॉर्म ना आया हो, उसके पिता के घर पे आया हो, तो वो पत्नी अपने फादर के घर पे जो फॉर्म आया है, वो वही फॉर्म भरे या ना भरे। आप कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, आपकी बातें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अगर पिता के घर पे आया है ना, आप एसआईआर पहले भर दीजिए और फिर लिस्ट में एक बार नाम आ जाए, फॉर्म 8 भर करके उसको ट्रांसफ़र करा लीजिएगा अपने ससुराल में। ये भी एक तरीका है।
तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सवालों के मैं जवाब दे चुका हूँ, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। खैर, और भी कोई सवाल अगर होगा तो आप ट्विटर में मुझसे इनबॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ट्विटर हैंडल अक्सर हर्षिता भी हमारा दोहराती रहती हैं @शम्स तबरेज़ गाज़ी, वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और कहीं और क्या जाना, इसी कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, मैं धीरे-धीरे सबके जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। तो वो चीज़ें हैं। और देखिए, हमने जितनी आसानी से आपको बताया है एक-एक पॉइंट, अब नहीं लगता कि अगर किसी ने ढंग से वीडियोज़ को देखे हों, एपिसोड देखे हों या इस वीडियो को देखा हो तो उसे किसी सवाल को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है। मत परेशान होइए, आप वीडियोज़ को पूरा देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। खैर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।